क्या हालचाल है मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत मन से कर रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखो, होता क्या है कि 10वीं क्लास में जब बच्चा पहली बार बोर्ड एग्जाम में अपीयर करने जाता है तो उसके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर होता है। सबसे पहले तो प्रेशर होता है कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। अगर हमारा परसेंटेज कम आ गया तो मम्मी को फोन करके सुनाएंगे कि हमारी बिटिया का तो इतना आया था, आपका लड़का इतना कम पाया है। आधा तो ये प्रेशर होता है। दूसरा प्रेशर होता है कि अगर मेरा नंबर अच्छा नहीं आया तो मुझे अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी। अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी मतलब मैं चाहता हूं साइंस स्ट्रीम और मेरी स्कूल की कट ऑफ है साइंस स्ट्रीम के लिए 90% और मेरा 75% आ रहा है, तो मुझे अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा या किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा जो थोड़ा सा कम परसेंटेज पर भी मुझे साइंस स्ट्रीम दे पाए। या घर वालों का प्रेशर होता नहीं, अच्छा स्कूल है तो आप अपना स्ट्रीम छोड़ दो, दूसरा स्ट्रीम ले लो लेकिन उसी स्कूल में पढ़ो। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति ना आए तो इसके लिए आप ईमानदारी से मन लगाकर संकल्प भारत फाउंडेशन के चैनल से जो कंटेंट आपको मिल रहा है उस कंटेंट को मन लगाकर प्रैक्टिस करिए और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आइए। पहली बात। दूसरी बात, जब हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं साथ में हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात जरूर चल रही होती है कि अब इसके बाद क्या। जब मैं 11वीं क्लास में जाऊंगा तो मैं स्ट्रीम चुनूंगा तो मैं उस स्ट्रीम को कैसे चुनूं कि मेरा करियर अच्छा हो। जैसे जनरली एक 10वीं क्लास के बच्चे को यह नहीं पता होता कि इंजीनियरिंग का एक्सपोजर क्या है, मेडिकल का एक्सपोजर क्या है, या कॉमर्स में क्या एक्सपोजर है, या आर्ट्स में क्या एक्सपोजर है। उसको कुछ आइडिया नहीं होता। जनरली होता क्या है, हमारे घरों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा आता है वही हमारे ऊपर थोप दिया जाता है और 90% घर वाले तो ये सोचते हैं कि बच्चा अगर 11वीं क्लास में साइंस स्ट्रीम से नहीं पढ़ रहा है तो वो पढ़ाई ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने अगर मैं नॉर्थ इंडिया वाले, नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले रीजन की बात करूं तो यहां पर एक धारणा है, और वो क्या धारणा है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो साइंस स्ट्रीम से पढ़िए, नहीं तो और सब स्ट्रीम बेकार है। कहां है? स्कूल वाले भी ये क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि अगर आपके 85% के ऊपर है तो आपको साइंस स्ट्रीम मिलेगी। पहले ही साइंस स्ट्रीम को प्रायोरिटाइज कर दिया। 85 से लेकर 75 तक आपको कॉमर्स मिल जाएगा और 75 के नीचे आपको आर्ट्स मिलेगा। तो स्कूल वाले ही बाइफर्केशन एक क्रिएट कर देते हैं कि सबसे अच्छी स्ट्रीम साइंस है, उसके बाद कॉमर्स है, उसके बाद आर्ट्स है। नो डाउट साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें एक्सपोजर सबसे ज्यादा है। मतलब साइंस स्ट्रीम के बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं बात करूं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पढ़ रहे हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ रहे हो तो मेडिकल्स में बहुत सारी जगहें हैं जहां आपको एक्सपोजर मिलेगा, बहुत सारी फील्ड्स हैं मेडिकल में। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, पीसीएम से हैं, तो आप लगभग मेडिकल को छोड़कर, मेडिकल में भी एमबीबीएस, ये जितने भी डॉक्टर्स वाले कोर्सेस हैं इनको छोड़कर बायोटेक में भी बच्चे जाते हैं जो बीटेक वाले होते हैं। ये भी आने वाले समय की बहुत अच्छी स्ट्रीम होने वाली है। ठीक है, तो जो इंजीनियरिंग का बच्चा होता है, जो मैथ्स स्ट्रीम से पढ़ के जा रहा होता है बच्चा 11वीं 12वीं में जिसने मैथ्स पढ़ रखा होता है उसके पास सबसे ज्यादा एक्सपोजर होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो पीसीएम करके जा रहा है तो वो साइंस में तो अपना एक्सप्लोर कर ही सकता है। साइंस की स्ट्रीम्स हो गई जैसे बीएससी हो गया, जैसे बीटेक हो गया, बीई हो गया, या अगर मैं बात करूं बियॉन्ड साइंस की, अगर वो बैचलर्स में जैसे उसके दिमाग में इंटरेस्ट आ गया कि नहीं यार मुझे यूपीएससी करना है, उसके लिए मुझे बीए करने की जरूरत है, तो साइंस स्ट्रीम का बच्चा बीए भी कर सकता है, बीकॉम भी कर सकता है। कोई ऐसी स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि जनरली आप साइंस प्रेफर करो, और साइंस में अगर आप पीसीएम प्रेफर करते हैं तो पीसीएम से बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है। आगे करियर, कई जगहों पर आपके पास करियर के लिए रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन आज हम उसी पीसीएम को स्पेसिफाई करने वाले हैं। और क्या स्पेसिफाई करने वाले हैं? व्हाई चूज इंजीनियरिंग, कि हमको इंजीनियरिंग का ही चुनाव क्यों करना चाहिए। इसको बताने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं आपसे। मेरा नाम बीएन राय है, मैं जेई के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं और प्यार से मुझे बच्चे ब्रह्मा सर बुलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज की इंफॉर्मेशन बहुत सटीक लगे तो कमेंट बॉक्स में ब्रह्मा सर विद अ दिल जरूर दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हां आपको थोड़ा इंटरेस्ट आया। और फिर अगर आपको यह कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हाई चूज इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग में भी स्पेशलाइजेशन मैं आपको बताऊंगा कि इंजीनियरिंग आपको कैसे करनी है, सब कुछ आपको बहुत प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो देखिए, जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग की बात करते ही हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, ये 3 चीजें आती हैं। इसके अलावा बिटसैट, आपके पास वीआईटी, एसआरएम, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनसे अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपका लगभग भविष्य ठीक ठाक होता है। तो देखिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग की समझ क्या है।
अगर आप इंजीनियरिंग को समझने चल रहे हैं तो इंजीनियरिंग को यह समझिए कि ये वो कड़ी मेहनत है, ये वो कड़ी परिश्रम है जो आप 12वीं क्लास के बाद करने वाले हो। पहली बात तो टॉप कॉलेजेस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत परिश्रम यही 11वीं 12वीं में करना पड़ेगा। अगर आप रिगरस मेहनत करके 11वीं 12वीं में जो मेहनत करते हो वैसी रिगरस मेहनत करके भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स में अगर आप पहुंच जाते हो, कैसे पहुंचते हो वो सब आपको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो वहां पहुंचने के बाद आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ाई कर रहे होते हैं। और जब इतना ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के साथ साथ उनको और बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलते हैं, तो वो लाइफ को बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं और बहुत अच्छे से समझने के बाद उनके पास बहुत सारी स्ट्रीम्स हो जाती हैं जिसमें वो अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, जिसमें वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग देखोगे, इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप देखोगे जो बच्चा इंजीनियरिंग करके बाहर निकलता है, अगर आप यूपीएससी की बात करो तो वहां भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे या इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे क्रैक कर रहे हैं, धड़ल्ले से क्रैक कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नंबर उनका है। अगर आप बात करते हैं भारत के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे आईआईएम की बात करते हैं या टॉप बिजनेस स्कूल्स की, अदर टॉप बिजनेस स्कूल्स की बात करते हैं, वहां पर भी मैक्सिमम इंजीनियर्स इनरोल होते हैं। अगर आप बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में बहुत रिवोल्यूशनाइज करने का, तो वहां भी बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे मिल जाते हैं। तो सर ऐसा कैसे हो पाता है कि मैं पढ़ रहा हूं पूरे टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेरा इंजीनियरिंग खत्म होता है, उसके बाद मैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट उठाता हूं और यूपीएससी क्रैक कर देता हूं। आपने ऐसी बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिन्होंने इंजीनियरिंग करी मैकेनिकल में और यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं 2 अटेम्प्ट में सीएससी से, उसे क्या बोलते हैं अपना साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इन सब्जेक्ट से वो अपना यूपीएससी क्रैक कर ले रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि वो ऐसा क्यों कर पाते हैं। क्योंकि उनका जो इंजीनियरिंग है ना वो इतना स्ट्रक्चर्ड वे में चलता है कि उनको पता होता है कि किसी भी एग्जाम को कम से कम समय में कैसे क्रैक करना है। क्योंकि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली 3 महीने कम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है। भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करी जाए, जैसे आईआईटीज एंड आईटीज की बात करी जाए, तो इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है कि उसमें बच्चे पूरे टाइम इन्वॉल्व रहते हैं और जैसे एग्जाम आता है एकदम धड़ल्ले से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब कम समय में ज्यादा सा कंटेंट पढ़ना है तो उनको पता होता है कि कैसे मैं कम समय के अंदर ज्यादा सा कंटेंट कवर कर ले जाऊंगा। तो वो इंजीनियरिंग करने के बाद उनको यूपीएससी बहुत हल्की लगने लग जाती है। और सोचो जो बच्चा 12वीं खत्म होते होते भारत के वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम की बात करी जाए, जैसे आपके पास हो जाता है जेई एडवांस का एग्जाम हो जाता है या जेई मेंस का एग्जाम हो जाता है, उसको क्रैक कर ले जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस ऐसे ही आसमान में होता है कि अगर मैंने वो उतनी सी उम्र में मैंने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया तो मेरे पास 4 साल अपनी इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, इसके बाद तो मैं कोई सा भी एग्जाम किसी भी स्ट्रीम से निकाल सकता हूं। ये एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है इंजीनियरिंग के बच्चे के पास। अच्छा सर इंजीनियरिंग में क्या स्कोप है? अगर आप बात करो टॉप आईआईटीज एंड टॉप एनआईटीज की, तो आपने सुना होगा कि आईआईटी कानपुर से पैकेज लगा 3 करोड़ का, 2 करोड़ का, 1 करोड़ का। कैसे लगता है? क्योंकि वो इंजीनियरिंग सिखाती है आपको और आने वाला समय इंजीनियर्स का है। पूरा समय जो भविष्य है हमारा, आने वाले लगभग 100-150 साल, जब तक हमारा एआई कंप्लीटली डेवलप नहीं हो जाता है, तो उसको डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी लोग जो हैं वो इंजीनियर्स हैं। तो इंजीनियरिंग का स्कोप आगे नो डाउट बहुत ज्यादा है। तो अब सवाल यह आता है कि सर अगर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं तो मैं इंजीनियरिंग को कैसे परस्यू करूंगा? मैं यहां से 10वीं के बाद मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं? तो जनरली अब तक बच्चों को यह पता चल जाता है कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आपको 11वीं क्लास में अपने स्ट्रीम का चुनाव करना पड़ता है, वो होता है पीसीएम। 11th प्लस 12th ये आपका कौन सी स्ट्रीम से होना चाहिए? पीसीएम से होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे 10वीं क्लास के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, तो डिप्लोमा वाले बच्चे भी जेईई मेंस एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। इसको एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है बेटा जी लेटरल एंट्री। इसमें क्या होता है? लेटरल एंट्री से जो बच्चा जाता है, डिप्लोमा का जो कोर्स होता है वो 3 ईयर कोर्स होता है। इसके बाद आपका एग्जाम होगा जेईई मेंस का, जो लेटरल एंट्री के थ्रू होता है। फिर लेटरल एंट्री के थ्रू आप डिप्लोमा के थ्रू लेटरल एंट्री का एग्जाम देते हो और वहां से आपका एडमिशन डायरेक्टली सेकेंड ईयर में होता है। लेकिन इसमें सीट्स बहुत कम होती, ना के बराबर सीट्स होती। ठीक है,
तो जनरली बच्चे क्या प्रेफर करते हैं 11th एंड 12th कौन सी स्ट्रीम से करें, पीसीएम से करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसकी जगह क्या चुन लेते हैं, पीसीएम भी चुन लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं मैथ्स और बायो दोनों एक साथ मैनेज कर सकता हूं। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे कर भी पाते हैं। तो जो ऐसा कर पाते हैं वो अपने लिए दो ऑप्शंस बनाते हैं, एक तो इंजीनियरिंग उनके पास ऑप्शन होता है और एक दूसरा ऑप्शन उनके पास मेडिकल भी हो जाता है, कि अगर थ्रू आउट टाइम प्रिपरेशन करते समय, पढ़ाई वढ़ाई करते समय अगर उनको ऐसा एहसास हो गया कि नहीं मेरा बायो की तरफ रुझान ज्यादा है तो मैं मेडिकल वाली फील्ड में चला जाऊंगा, तो ये बहुत आसानी से मेडिकल फील्ड में स्विच कर जाते हैं। लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स और बायो दोनों को एक साथ मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं आपसे ये कहूंगा कि यहां पर अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं यहीं से क्लियर रहूं कि मुझे अपने भविष्य में क्या करना है, तो प्लीज बहुत सोच समझकर आप चुनाव करिएगा कि मैं पीसीएम चुनूं या पीसीबी चुनूं। अगर आप इंजीनियरिंग को फील करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के एक्सपोजर को समझना चाहते हैं, जैसे देखिए 4 साल अगर आपने धड़ल्ले से मेहनत कर ली, भारत के एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए, तो निकलने के बाद आपको बहुत आराम से 25-30 लाख रुपए की नौकरी मिल जाती है। अगर आप टॉप IITs NITs से हैं 20 लाख मिल जाता है, समझ रहे हैं, मतलब गिरे हालत में आपको 20 लाख मिल जाएगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो भाई स्कोप इज अप टू इंफिनिटी, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक के पैकेजेस भी लग जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो ये हमको समझ आ गया कि हमारे पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए वो 10th + 12th पीसीएम से होना चाहिए। और दूसरी बात कि इसमें रिक्वायर्ड परसेंटेज जो है वो 75% से ज्यादा होना चाहिए। अगर 75% से कम होगा तो आप इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे, जेईई मेंस का एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे, फिर आपके लिए बहुत सारी लिमिट्स लग जाएंगी। ठीक है, चलो बच्चा, उसके बाद दूसरी बात हम करते हैं कि कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन क्या है? अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करी जाए तो कोर्स ड्यूरेशन बेसिकली 4 साल का होता है और फर्स्ट ईयर जो होता है वो कॉमन होता है, कोर्स कॉमन फॉर ऑल जनरली। अब आजकल इसमें भी बाइफर्केशन आ गया है कि फर्स्ट ईयर से ही कंटेंट अलग कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में भी बहुत सारे IITs में ऐसा है कि सबको कॉमन नहीं पढ़ाया जाएगा, या बहुत सारी NITs में है कि स्ट्रीम के हिसाब से ही पढ़ाई करी जाएगी फर्स्ट ईयर से ही। बट मैक्सिमम कॉलेजेस में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का जो कोर्स होता है वो कॉमन होता है सबके लिए, और सेकेंड ईयर से लेकर 4th ईयर तक अगर आप CSE से हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाएगा, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल सिखाया जाएगा, सिविल से है तो सिविल के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहां से आपके सेकेंड ईयर से आपके जो स्पेसिफिक कोर्सेस होते हैं उनका सीन शुरू हो जाता है, उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जनरली कॉमन रहता है, सेकेंड ईयर से लेकर 4th ईयर तक आप ब्रांच स्पेसिफिक होकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए भैया उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करी जाए तो इंजीनियरिंग में क्या क्या डिसिप्लिन है, कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो आजकल सबसे ज्यादा क्रेज किसका चला हुआ है? कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है सबकी कि सबको IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस चाहिए। इसी मोटिवेशन के साथ सब लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सीट्स आपके पास 90-100 ही हैं, तो इतने लोग ही पहुंच पाएंगे। बात समझ रहे हैं? उसमें भी रिजर्वेशन है कि 50% सीट्स रिजर्व है, 50% जनरल के लिए है, तो इसके बारे में भी हम और बात करेंगे। लेकिन आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो सबसे टॉप पर जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पर होती है। कंप्यूटर साइंस की ही और एडिशनल ब्रांचेस है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, और बहुत सारी लैंग्वेज स्पेसिफिक यहां पर ब्रांचेस आ चुकी हैं, जो आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, जब आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको और सारी चीजें पता चलती चली जाएंगी। उसके बाद ब्रांच आ जाती है जिसमें और बहुत ज्यादा स्कोप होता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत आसानी से कंप्यूटर साइंस वाली स्ट्रीम के जॉब्स को ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं, और आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत भयंकर रिवॉल्यूशन के साथ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत स्कोप है आने वाले समय पर। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करी जाए तो इसको जनरली कहते हैं एवरग्रीन ब्रांच। क्यों? क्योंकि ये कोर ब्रांच है, तो इसमें हमको लगता है कि कार तो जीवन भर बनती ही रहेगी, कार का डिजाइन तो होता ही रहेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करी जाए तो भैया करंट को तो कहीं से गायब कर नहीं दोगे, मतलब सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही चैनलाइजेशन है, उसी से तो हमारा सारा काम चल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को जनरली लोग एवरग्रीन ब्रांच कहते हैं। देखिए, IT है, सिविल है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी है, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सब में स्पेसिफिक हैं, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है। धीरे धीरे आगे चलकर आपको और पता चलेगा और स्ट्रीम्स के बारे में पता चलेगा, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक कोर ब्रांचेस है जिसमें आप जा सकते हैं। लेकिन सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है कंप्यूटर साइंस, मतलब आप बहुत अच्छा नंबर ले आना पड़ेगा आपको अगर आप कंप्यूटर साइंस में अच्छा करना
चाहते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप 10वीं क्लास का जो भी बोर्ड एग्जाम का प्रेशर आप बना के पढ़ाई कर रहे होते हो ना, जितना आप बोर्ड एग्जाम में मेहनत कर रहे होते हो, जो आप फील करके चल रहे होते हो बोर्ड एग्जाम को, जिस पढ़ाई को आप बोर्ड एग्जाम के ड्यूरेशन में फील करके चल रहे होते हो, ऐसी पढ़ाई आपको अगर 2 साल करनी और पड़ जाए तो अपने आप से कमिट कर लीजिए कि अगर हमने 1.5 महीना बोर्ड एग्जाम के लिए इतना रच के पढ़ा है तो मैं आने वाले 2 साल भी ऐसे रच के कंसिस्टेंटली पढ़ सकता हूं, तब जाकर आप इन सारी ब्रांचेस का जो सुख है वो भोग पाएंगे। समझ आ रही बात? कंप्यूटर साइंस आपको चाहिए, आईआईटी बॉम्बे में चाहिए, तो आपको उस हिसाब की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 12-13 लाख बच्चे बैठेंगे एंट्रेंस एग्जाम में, और उसमें से अगर आपको टॉप 100 में आना है तो आपको टॉप 100 जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे ना बात? तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। 11वीं क्लास आराम का समय नहीं होने वाला है आपके लिए। आपको 11वीं क्लास में बहुत मन लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी, और हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स इलेक्ट्रॉन बैच में, ठीक है? तो अगर आप ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं, 10वीं क्लास आपका खत्म होता है, तो जैसे 11वीं क्लास में आप आइए, तुरंत आप आंख बंद करके संकल्प भारत जेई का इलेक्ट्रॉन बैच परचेज करिए। 2 साल आपको रगड़ के पढ़ाएंगे 11th एंड 12th, और आपको डेफिनेटली सिक्योर कराएंगे आपकी एक टॉप आईआईटी। ठीक है, चलिए तो देखिए, और आगे बात करते हैं। और आगे बात करी जाए तो आईआईटीज में जाने के लिए आपके पास कौन कौन से एग्जाम होते हैं। तो जो 2 मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है वो एक जेई मेंस है और दूसरा जेई एडवांस है। जेई मेंस प्लस जेई एडवांस। अगर आपको आईआईटी जाना है तो आपको जेई मेंस के साथ साथ जेई एडवांस भी निकालना पड़ेगा। अगर आप जेई मेंस के साथ जेई एडवांस क्रैक करते हैं तब आपके पास पॉसिबिलिटी है आईआईटी जाने की। अच्छा सर, अगर मैं केवल जेई मेंस निकाल पाता हूं, मेरा जेई एडवांस में बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, तो जेई मेंस के माध्यम से भारत की टॉप एनआईटीज, मतलब सारी एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, और आपके पास ऑप्शन हो जाता है जीएफटीआईज का। गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। बहुत सारे अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आपको जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन कराते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर आप आईआईटी में पहुंचना चाहते हैं तो आपको जेईई मेंस के साथ साथ जेईई एडवांस भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। जेईई मेंस इज लाइक प्री एग्जाम फॉर आईआईटी एंड जेईई एडवांस मेन एग्जाम फॉर आईआईटी, ठीक है। तो आपको ये निकालना पड़ेगा जेईई मेंस प्लस एडवांस। उसके अलावा बिटसेट है, वीआईटी जेईई है, डब्ल्यूबी जेईई है, वेस्ट बंगाल एसआरएम जेईई है, कॉमेट के है, एमईटी है, केआईआईटी जेईई है, एंड अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते रहते हैं। ये सारे एग्जाम्स देकर आप अलग अलग स्टेट के भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन 99% आप अपनी तैयारी किसके लिए करेंगे? जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस के लिए। अगर आपका 10वीं क्लास 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में 80% के प्लस आता है तो आप बिटसैट में भी जा सकते हैं, बिटसैट का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। बहुत तगड़ा, बहुत ही शानदार कॉलेज है, इसके थ्रू भी आपका करियर बहुत उज्जवल होता है। अगर आप भारत के टॉप आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज या आप बिटसैट में हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपका करियर 100% सिक्योर है। क्या सर ये सारे कॉलेजेस अच्छे नहीं है? नहीं, ये भी इनसे इन एग्जाम्स के थ्रू भी जो कॉलेजेस आते हैं उसमें भी बहुत सारे कॉलेजेस अच्छे हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन सबका सिलेबस सेम ही है, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस है। तो आपको प्रायोरिटी रखनी है जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस, क्योंकि अभी आपको कहां जाना है? अभी आपको आईआईटी जाना है। पहला सपना क्या होना चाहिए? आईआईटी। जब हम कभी बीच रास्ते में कहीं बिखर गए, कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, कहीं हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तब हम अदर ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज हमारी पहली प्रायोरिटी क्या है? आईआईटी। क्यों? क्योंकि हम खुद से कमिट किए हैं कि जैसी पढ़ाई हम अपनी 10वीं क्लास में किए हैं वैसी ही पढ़ाई हम आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा है इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईटीज, एनआईटीज, बिट्स, ट्रिपल आईटीज एंड अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये सारे वो टॉप कॉलेजेस हैं, ये वो सारे टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि आपका भविष्य सुरक्षित है। आप अपने भविष्य में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। और उसके लिए क्या करना है सर? जेईई मेंस एडवांस निकालना पड़ेगा, और साथ में अगर आप बिट्स में जाना चाहते हैं तो आपको बिटसैट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये सब है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस। देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर कैंपसेस हैं इनके। ये हमारे भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ऐसे कैंपस में आप जाकर पढ़ोगे, अगर ऐसे कैंपस में जाकर आपको पढ़ना है, यहां अपनी जिंदगी जीनी है 4 साल, ठीक है, तो भाई मेहनत करना शुरू कर दो। जैसी मेहनत अभी तुम बोर्ड एग्जाम के टाइम पे कर रहे हो ना, इसमें और डेडिकेशन, थोड़ी और मेहनत का तड़का डालना पड़ेगा, तब जाकर आप ऐसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पहुंच पाओगे। ठीक है, चलो भाई
आ जाओ। अब उसके बाद बात करते हैं सर इंजीनियरिंग की फीस कितनी होती है। वैसे तो फीस ज्यादा होती है इंजीनियरिंग, अगर आईआईटीज की बात करी जाए तो आईआईटीज की फीस ज्यादा होती है, लेकिन अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आईआईटीज की फीस इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से वेरी करती है। ठीक है, अगर आप की इनकम ज्यादा अच्छी है, मतलब आप 12 लाख 15 लाख रुपए के ऊपर आपके परिवार में इनकम आ रही है, तो आपको लगभग 4 साढ़े 4 लाख के करीब फीस पे करनी पड़ती है इंजीनियरिंग कॉलेज की। अदर इंजीनियरिंग कॉलेज की अदर फीस है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जैसे बिटसैट की बात करी जाए तो लगभग 15-16 लाख के करीब इनकी फीस होती है। बट हाँ, बिटसैट में होने के बाद वो फीस बहुत बड़ा हेडेक नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत आराम से एजुकेशन लोन मिल जाता है। आप लोन से पढ़ाई करिए, अगर आपकी फैमिली नहीं कैपेबल है पे करने की तो बहुत आराम से आपके नाम पर आपको लोन मिल जाएगा। आराम से पढ़ाई करिए, प्लेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद प्लेसमेंट के बाद आपका जो भी लोन अमाउंट होगा उसको धीरे धीरे करके पे कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से पर। अगला हिस्सा है आपका सैलरी ऑफ एन इंजीनियर, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सैलरी ऑफ एन इंजीनियर। एक इंजीनियर कितना कमाता है? तो सर हम आपको एक बात बता दें कि अगर आप बहुत ही नॉर्मल सामान्य कॉलेज से पढ़े हैं, आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तो ये कम से कम 15,000 से लेकर कहां तक कुछ सीमित नहीं है, वो आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आईआईटीज में हैं तो जनरली आईआईटीज का जो पैकेज होता है वो 16 एलपीए प्लस ही होता है। अगर आप एनआईटीज में हैं तो एनआईटीज का जो जनरल पैकेज होता है वो 12 एलपीए होता है, इसके ऊपर ही होता है। अरे क्लियर? अगर आप बिट्स की बात करें तो बिट्स का भी पैकेज ऐसे ही 16 से 18 एलपीए के बीच में वेरी करता है, मतलब यहां से आपका शुरू होता है पैकेज। इन सब अमाउंट के रिगार्डिंग अगर आप ठीक ठाक से पढ़ाई कर रखे हैं तो आप ये मानकर चलिए, अगर आप आईआईटीज में हैं तो आपके पास 16 लाख से शुरू होकर आपके पास करोड़ों रुपए महीने कमाने भर की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन वो सब बातें डिपेंड करती है कि आपने अपनी पढ़ाई कैसे की है, आपने अपनी तैयारी कैसे की है, और जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस इंटरव्यू के समय आपका टेम्परामेंट कैसा है, सब बहुत दूर की बातें हैं। बट ये मानकर चलिए कि अगर आप भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, चाहे आईआईटीज हो गया, चाहे एनआईटीज हो गया, चाहे ट्रिपल आईटीज हो गया, चाहे जीएफटीआईज हो गया, चाहे बिटसैट हो गया, अगर आप यहां पर अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाते हैं तो आप ये मानकर चलो बच्चा कि आपको यहां से निकलने के बाद सैलरी के लिए तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। 4 साल खत्म होने के बाद आपके पास इतने पैसे जरूर आएंगे कि आप सोचोगे कि मैं खर्च कैसे करूं, समझ रहे हो? और अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर ले जाते हो, अगर आप बढ़िया से अपने सेशन की पढ़ाई कर ले जाते हो, तो इसकी कोई सीमा ही नहीं है कि ये आपको कितना देकर जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। अब उसके बाद बात आती है रोड मैप टू आईआईटी। हमको आईआईटी कैसे जाना है? तो हमको आईआईटी जाने के लिए सिंपल सी बात, हमको क्या सोचना है सर? 11th में अपने को क्या स्ट्रीम चाहिए सर? पीसीएम। तुरंत हमको क्या चाहिए सर? जेई की प्रिपरेशन। कहां से सर? 11th क्लास से। 11th प्लस 12th, उसके साथ 75% से ज्यादा नंबर, 75% से ज्यादा नंबर किसमें? बोर्ड एग्जाम में। और फिर सर जेई मेंस का एग्जाम, फिर उसके बाद जेई एडवांस। जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उतने बढ़िया नंबर आपको, उतने बढ़िया कॉलेज आपको मिलेंगे, और जितना अच्छा कॉलेज मिलेगा, जितनी अच्छी ब्रांच मिलेगी, आपका करियर उतना ज्यादा सिक्योर होगा। ठीक, ये बेसिक बातें हैं, आप जानिए, समझिए, सोचिए और सोच समझकर अपनी स्ट्रीम का चुनाव करिए। और अगर आप इंजीनियरिंग चुनते हैं तो आंख बंद करके संकल्प भारत जेई का इलेक्ट्रॉन बैच जैसे ही लॉन्च होता है उसको परचेज कर लीजिए। हम आपको आपकी आईआईटी तक डेफिनेटली पहुंचा देंगे। बट वही है कि जैसी मेहनत आप इस समय अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पे कर रहे हैं, ऐसी ही मेहनत आपको इस मेहनत में, बल्कि आपको थोड़ी और मेहनत, थोड़ी और स्मार्टनेस का तड़का डालना पड़ेगा, तब जाकर आप यहां तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि 13 लाख लोगों को पीछे छोड़ना है और फिर अपनी सीट रिजर्व करनी है। ठीक है, तो पढ़ते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर जल्दी ही आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।